हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स सेकंड में बालाजी प्रकाशन से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम सब लोग सब यूनिट जो हमारी फिजिक्स की है सेकंड की सबसे फर्स्ट, सेकंड फिजिक्स की सबसे फर्स्ट, और इसका नाम क्या है? स्थूल पदार्थों के गुण। स्थूल पदार्थों का मतलब है अभी तक फर्स्ट फिजिक्स में क्या होता था, हम वस्तु पर बल लगाते थे तो वस्तु गति करती थी। अगर हम वस्तु पर बल लगाते थे तो उस वस्तु गति करती थी। लेकिन स्थूल पदार्थ में क्या होगा कि हम वस्तु पर बल लगाएंगे लेकिन उसका आकार बदल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, गुब्बारे पर अगर हम बल लगाएंगे तो गुब्बारे पर का आकार क्या हो जाता है? बदल जाता है। स्प्रिंग पर अगर बल लगाते हैं तो स्प्रिंग का आकार बदल जाता है। वो गति नहीं करती है, उसका आकार बदलता है, वो बड़ा होता है, छोटा होता है। तो ये पढ़ेंगे हम स्थूल पदार्थों के गुण। अब क्योंकि हम जानते हैं पदार्थ दो होते हैं, दृढ़ और तरल, या फिर कह सकते हैं ठोस पदार्थ तथा तरल पदार्थ। क्योंकि दृढ़ के रूप में पदार्थ केवल ठोस ही होता है, ठीक है। दृढ़ का मतलब जिन्हें रखने के लिए हमें बर्तन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और तरल पदार्थ क्या होते हैं? जिन्हें रखने के लिए हमें किसी न किसी बर्तन की जरूरत पड़े। तो इन दोनों चैप्टर हम पढ़ेंगे। ठोस पदार्थों के गुणधर्म में केवल एक चैप्टर हम सब लोग पढ़ेंगे, और तरल पदार्थों के गुणधर्म में दो तरीके के चैप्टर पढ़ेंगे। कब? जब तरल रुका होगा, और दूसरा जब तरल गति कर रहा होगा। तरल स्थैतिकी और तरल गतिकी, ठीक भैया। तो ठोस पदार्थों के गुणधर्म अर्थात दृढ़ पदार्थों के गुणधर्म में सबसे पहला चैप्टर है प्रत्यास्थता, और यहीं पर हमारी सेकंड फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट होता है, ठीक भैया। तो पदार्थों के गुणधर्म कौन से? ठोस अर्थात दृढ़ पदार्थों के गुणधर्म जानते हैं, पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात हम दृढ़ वस्तुएं क्या होती हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। रिजिड बॉडी क्या होती है, ठीक है। तो याद रखिए, ये बालाजी पब्लिकेशन पढ़ाई जा रही है, और इसके न्यूमेरिकल जैसे चैप्टर समाप्त होगा हम बालाजी पब्लिकेशन के जो न्यूमेरिकल है वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं परिभाषा क्या है भैया। परिभाषा है दृढ़ वस्तुएं। अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, बल दो तरीके के होते हैं, ठीक है। यहां पर देखो एक नाम आया है नए बल का, विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स। ये क्या होता है? ये वस्तु के आकार को बदलने के लिए यूज किया जाता है। आ रही बात भैया समझ में, ठीक है। तो किसी वस्तु पर बाह्य बल के रूप में कौन सा बल लगाएंगे? विरूपक बल। वस्तु के रूप में हम किसको लेंगे? गुब्बारे को ले लीजिए। लगाने से वस्तु का आकार व आकृति न बदले तो दृढ़ वस्तु। अच्छा, गुब्बारा लेंगे तो आकार और आकृति बदल जाएगी। आप एक ईंट ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, चलिए ये पेन ले लीजिए, इस पेन को देख लीजिए। इस पेन पर अगर हम बल लगाएंगे तो क्या इसका आकार बदलेगा? इसे खींचेंगे या ढकेलेंगे तो क्या इसका आकार बदलेगा? नहीं बदलेगा। इसकी आकृति और आकार नहीं बदलेगा, नहीं बदल रहा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? दृढ़ वस्तु। इन्हें हम चाहे जहां पर रख दीजिए, पेन ऐसे रखा रहेगा, ठीक है भैया। तो ये होती हैं दृढ़ वस्तुएं। और एक बात और है, व्यवहार में दृढ़ वस्तु संभव ही नहीं है। अगर हम बल लगाएंगे तो वस्तु का आकार और आकृति में थोड़ा तो अंतर आएगा ही भैया। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो व्यवहार में हमारे दैनिक जीवन में ऐसी कोई वस्तु है नहीं, लेकिन फिर भी एक बात याद रखिए, थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है कि दृढ़ वस्तुएं क्या होती हैं। किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाएंगे वो बाह्य बल के रूप में कौन सा होगा? विरूपक बल, ठीक है। विरूपक बल क्या होता है? जो वस्तु की आकृति को बदलने का प्रयास करता है या बदलता है। लेकिन यहां पर दृढ़ वस्तु है तो आकृति तो आकार बदलेगी नहीं, लेकिन कुछ की बदल जाएगी। जिनकी नहीं बदलेगी वही दृढ़ वस्तु कहलाती है, ठीक भैया। अब चलिए हम देखते हैं विरूपक बल होता क्या है। डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल क्या होता है? वस्तु पर लगाया गया वह बाह्य बल जो वस्तु की आकृति को व आकार को बदल दे या बदलने का प्रयास करे, विरूपक बल कहलाता है, ठीक भैया। अगर हम गुब्बारे पर बल लगाएंगे तो गुब्बारा क्या हो जाता है? गुब्बारे पर बाह्य बल लगाएंगे। अगर हम गुब्बारे पर बाह्य बल लगाएंगे तो गुब्बारा पिचक जाएगा, और जैसे ही बल हटाएंगे तुरंत अपनी अवस्था में आ जाएगा।
आ रही बात समझ में? तो वह बल जो गुब्बारे पर जो हमने बल लगाया है वो बस, क्योंकि गुब्बारे की वो आकृति को बदल रहा है, आकार को बदल रहा है, तो इसलिए ये जो गुब्बारे पर हमने बल लगाया है यही कौन सा बल कहलाता है? विरूपक बल। स्प्रिंग पर बल लगाते हैं, स्प्रिंग अंदर दब जाती है। हाँ, एक बात और है कि विरूपक बल जैसे ही हम हटाते हैं वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है या आने का प्रयास करती है। ठीक है, तो विरूपक बल समझ गए ना भैया? वस्तु की आकृति और आकार को बदल दे या बदलने का प्रयास करे, विरूपक बल कहलाता है। तो अब हम सब लोग प्रत्यास्थता, जो कि हमारा चैप्टर है, उसी की परिभाषा, प्रत्यास्था तथा प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या होती हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो प्रत्यास्था क्या होती है? अगर किसी वस्तु पर हम विरूपक बल, गुब्बारे पर विरूपक बल लगाते हैं और जैसे ही विरूपक बल हटाएंगे गुब्बारा अपनी पहली अवस्था में आ जाता है। ठीक, गुब्बारा को फुलाएंगे तो वो जिस अवस्था में आता है वो उसकी मूल अवस्था या साम्यावस्था या प्रारंभिक अवस्था होती है। और गुब्बारे पर जब हम बल लगाएंगे तो अवस्था बदलेगी। बल लगाएंगे तो हम, ये स्थूल पदार्थ है, बल लगाएंगे तो आकार बदलेगा, गति नहीं करेगा। तो बल लगाएंगे उसका आकार बदलेगा, और जैसे ही ये बल जो लगाया गया है आकार बदलने वाला विरूपक बल, इसको जैसे ही हम हटाएंगे वस्तु अपनी पहली स्थिति में आ जाएगी। और ये गुणधर्म जिन जिन वस्तुओं में पाया जाता उसी को प्रत्यास्था कहा जाता है। ठीक, मतलब जिन वस्तुओं में पाया जाता हो उसे प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं, और ये गुणधर्म जिनमें पाया जाता हो या ये गुणधर्म जो होता है यही प्रत्यास्था कहलाती है। ऐसे समझ सकते हैं, परिभाषा देखेंगे तो अच्छे से और समझ जाएंगे। ठीक है, पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का या वस्तु का वह गुण जिसके कारण उस वस्तु पर आरोपित विरूपक बल हटा लेने पर, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर आरोपित विरूपक बल हटा लेंगे, यानी गुब्बारे पर जो हमने बल लगाया उसको जैसे हटाएंगे वह अपनी मूल अवस्था यानी जैसी पहली स्थिति थी उसकी में आ जाता है, प्रत्यास्था कहलाती है या कहलाता है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पर आरोपित या उस वस्तु पर आरोपित या उस पदार्थ पर आरोपित, भाई दोनों एक ही चीजें होती ना, वो आरोपित विरूपक बल हटा लेने पर वह अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। यह गुणधर्म या इस गुणधर्म के कारण ये इस गुणधर्म को प्रत्यास्था कहते हैं। ठीक है, तो जिन पदार्थों में ये गुणधर्म होता है कि वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है या आने का प्रयास करती है, वही जो गुणधर्म होता है वही प्रत्यास्था कहलाती है। तथा जिन पदार्थों या वस्तुओं में ये गुणधर्म रहता है या पाया जाता है प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। समझ गए भैया? ठीक है, गुब्बारे का एग्जाम्पल समझिए, बस वही चीज है। अब प्रत्यास्थ वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, चलिए देखते हैं वो प्रकार। तो सबसे पहली प्रत्यास्थ वस्तु कौन सी? पूर्णतः या पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु। नाम में ही है प्रत्यास्थ, मतलब जैसे ही विरूपक बल हटाएंगे वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा। और टोटल अगर संपूर्णतः यानी कि पूर्ण रूप से प्रारंभिक स्थिति में आ जाए तो पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुएं होती है। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं जैसे गुब्बारा होता है, स्प्रिंग होता है, ऐसी वस्तुएं जो विरूपक बल हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था यानी पहली अवस्था, जिसको हम मूल अवस्था, साम्य अवस्था या प्रारंभिक अवस्था भी कहते हैं, में पूर्णतः भैया क्या है ये? पूर्णतः आ जाती है, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो विरूपक बल हटा लेने पर अपनी मूल अवस्था में पूर्ण रूप से आ जाती हैं, पूर्णतः या पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। और एक खास बात, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सबसे अधिक प्रत्यास्थ वस्तु कौन है अपने ब्रह्मांड में? तो क्वार्टज होता है जो पृथ्वी के भूपर पट्टी में पाया जाता है, पृथ्वी के भूपर पट्टी में पाया जाता है। एक ऐसा पदार्थ होता है जो सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है, यहां तक कि जो गुब्बारा वगैरह होता है, रबड़ वगैरह होती है, उनसे भी अधिक। तो क्वार्टज सबसे अधिक प्रत्यास्थ वस्तु होती है। लेकिन एक खास बात याद रखिए, अगर हम बल लगाएंगे तो क्या एकदम से टोटल पहली स्थिति में आ जाएगी? पहली स्थिति में आने में थोड़ा सा तो दोष हो ही जाएगा, थोड़ा सा तो अंतर आएगा, बस ये चीज याद रखिए।
तो व्यवहार में कोई भी वस्तु पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु नहीं होती है, ये चीज याद रखिए। अगर हम दैनिक जीवन में बल्ब लगाएंगे तो कुछ ना कुछ तो आकार भैया आएगा, बदलेगा, ठीक है, बस इतना बदलेगा, उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब सेकंड क्या है, सेकंड कौन सी है? प्रत्यास्थ वस्तुएं दो होती है, पहली पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु और दूसरी क्या है? प्लास्टिक या सुघट्ट वस्तु। सुघट्ट वस्तुओं को इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिक, प्लास्टिक या सुघट्ट वस्तुएं। ये क्या होती? ऐसी वस्तुएं जिसमें विरूपक बल या जिनसे विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी मूल अवस्था यानी पहली स्थिति या पहली अवस्था साम्य अवस्था में वापस नहीं आ पाती, अप्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती है। भैया लोई देखे हो, लोई, आटा वाली लोई, उंगली डाल दो, उंगली हटाओ, देखो क्या आटा पहले स्थिति में आएगा? नहीं आएगा। गीली मिट्टी में उंगली डालो, उंगली निकालो तो क्या पहली स्थिति में आएगा? नहीं। मोम में उंगली डाल करके दबाओ, दबा करके छोड़ो तो क्या पहली स्थिति में आएगा? नहीं आएगा। तो ये सभी वस्तुएं होती है सुघट्ट वस्तुएं या प्लास्टिक वस्तुएं। चलिए अब भैया देखते हैं प्रत्यानयन बल या प्रत्यानयन बल क्या होता है। ठीक, रिस्टोरिंग फोर्स होता है। तो प्रत्यानयन बल क्या होता है? वह आंतरिक बल। अब अच्छा बात समझिए कैसे। अगर हम गुब्बारे पर बल लगाएं बाहर से तो विरूपक बल, विरूपक बल जैसे ही हम हटाएंगे, ये विरूपक बल बाह्य बल जो हटाएंगे, गुब्बारा अपनी पहली स्थिति में आएगा, वैसे ही आ जाएगा, उसी आकार आएगा कि नहीं आएगा? अब आएगा तो कोई अंदर ऐसा कारक है जो उसको पहले बाहर की ओर ढकेल रहा है, और जो ढकेल रहा है पहली इस प्रारंभिक स्थिति में ला रहा है, अंदर वाला जो बल है। गुब्बारे पर से जैसे विरूपक बल हटाएंगे तो अंदर कोई ऐसा है गुब्बारे के भीतर जो उसको पहली अवस्था में लाने का प्रयास करता है, वही होता है प्रत्यानयन बल। तो वह आंतरिक बल जो वस्तु को साम्य अवस्था में लाने का प्रयास करता है प्रत्यानयन बल कहलाता है। क्लियर है ना बात? ये एक प्रकार का आंतरिक बल होता है जो गुब्बारे के अंदर रहता है। स्प्रिंग में भी होता है, स्प्रिंग को जैसे ही दबाएंगे, स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो जो यही प्रत्यानयन बल होता है जो स्प्रिंग को बाहर की ओर ले जाता है, अपनी पहली स्थिति में लाता है। क्लियर है ना बात? चलिए अब हम प्रतिबल के बारे में देखते हैं क्या होता है। तो प्रत्यास्थ वस्तुओं के या प्रत्यास्थ वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल प्रतिबल कहलाता है। याद रखिए प्रतिबल कौन सा बल होता है? आंतरिक बल होता है भैया, क्योंकि ये कौन सा किस बल के कारण है? प्रत्यानयन बल के कारण है। समझिए कैसे। एक वस्तु है, हमने मान लिया एक गोलाकार वस्तु, ठीक। अब जैसे इस पर हम बाहर से विरूपक बल लगाएंगे, क्या इसका आकार कम होगा? जाहिर सी बात है आकार कम हो गया, ठीक। कितनी देर? जितनी देर बाहर विरूपक बल लगा, जितनी देर विरूपक बल लगा उतनी देर आकार छोटा हुआ। जैसे ही हम ये विरूपक बल हटाएंगे, वस्तु अंदर वाला कोई अंदर एक ऐसा बल होता है जो इसको क्या करता है? बाहर की ओर ढकेलता है। क्या गुब्बारे को पिचकाया जाएगा तो क्या आसानी से पिचक जाएगा? नहीं। तो अंदर विरोधी बल एक होता है, वही प्रत्यानयन बल होता है, ठीक है, जो इससे दबाने नहीं देता है। तो जैसे विरूपक बल हटाएंगे, वही जो आंतरिक बल है वो इसको किस अवस्था में ला देगा? पहली अवस्था में। तो वही आंतरिक बल, ये गोलाकार वस्तु है, चारों तरफ से गोल होती है, फुटबॉल, तो ये चारों तरफ से गोल, इधर से भी गोल, नीचे ऊपर सब तरफ से गोल होती है। तो ये जो बल होता है, ये तो बल भाई गुब्बारे पर जब हम बल लगाएंगे तो पूरा आकार बदलेगा। तो जाहिर सी बात है क्या आंतरिक बल पूरे पृष्ठ पर लग रहा होगा? बिल्कुल बात। अगर एक तरफ लगता तो उसी ओर का भाग ही जो पिचक रहा है वही जाता, संपूर्ण भाग पहली स्थिति में आ रहा है। इसका मतलब जो अंदर वाला बल है वो हर जगह लगता है, पूरी सतह पर, पूरे गुब्बारे पर लगता है। पूरे उसका गुब्बारे का जितना भी पार्ट होता है, जितना भी अंदर का एरिया होता है, उस पूरे एरिया पर लगता है। तो हमने मान लिया जो वस्तु है उसका एरिया कितना है? F है, और अंदर से जो बल लग रहा है बाहर की ओर वो कैसा है? F है। तो पूरी सतह पर लगता है ना बल, किसी एक हिस्से पर तो लगता नहीं। तो पूरे संपूर्ण क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा है? F। तो इसके एकांक क्षेत्रफल पर कितना लगेगा? F/A। याद रखिए ये जो बल होता है ये लंबवत होता है भैया। कैसा बल होता है? अभिलंबवत होता है। अभिलंबवत ही तो है, पृष्ठ पर सेंटर से लग रहा है ना। तो अगर सेंटर से हम कोई गोला है, सेंटर से रेखा खींचेंगे, 90 अंश का कोण बनाती है भैया। तो 5 पेन 25 रुपए के, तो एक पेन 25/5 का होगा कि नहीं?
हमको एक पेन का मूल्य बताना है। आप एरिया चाहे एकांक एक क्षेत्र 1 मीटर स्क्वायर से कम रखो चाहे ज्यादा। अरे भैया अगर आलू लाए बाजार से आलू लाए, हम 10 किलो लाएंगे तब भी 1 किलो का दाम बता सकते हैं, और आधा किलो लाए तब भी 1 किलो का दाम बता सकते हैं। क्लियर है ना भाई? हमको 1 किलो का दाम बताना है। आप लाओ चाहे जितने, एरिया चाहे जितना हो, बल चाहे जितना, उससे नहीं मतलब एकांक क्षेत्रफल पर कितना लग रहा है, पूरी सतह में उसके एकांक क्षेत्रफल पर कितना बल लगा है, ये होता है प्रतिबल। तो प्रत्यानयन बल तो सब पर लग रहा है, ये प्रत्यानयन बल वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कितना लगा है, ये कहलाता है प्रतिबल। तो पूरा क्षेत्रफल कितना है वस्तु का, ए क्षेत्रफल पर F बल लग रहा है 5 पेन 25 रुपए के, तो 1 पेन 25/5। एकांक का मतलब 1, और क्योंकि क्षेत्रफल की बात हो रही है तो इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, तो एकांक क्षेत्रफल का मतलब 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर पर कितना लगेगा, F/A। क्लियर? 5 पेन 25 तो 1 पेन 25/5। तो एकांक क्षेत्रफल पर देखो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा है, F/A, यही हमारा प्रतिबल है। तो प्रतिबल बराबर क्या होगा, ये F क्या है, प्रत्यानयन बल, और बटा क्या आएगा, क्षेत्रफल। तो वस्तु के भीतर लगने वाला आंतरिक प्रत्यानयन बल और बटे वस्तु का क्षेत्रफल। नोट में कुछ चीजों के बारे में देखते हैं, जैसे प्रतीक, इसका प्रतीक ज्यादातर सिग्मा लिखा जाता है, आगे चल के सिग्मा भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम स्ट्रेस लिखते हैं, स्ट्रेस। ठीक है, एस का प्रयोग कर लेते हैं। तो बहुत जगह एस का भी प्रयोग होगा, और बहुत जगह सिग्मा का प्रयोग होगा। ठीक है भैया? मात्रक क्या होता है, तो मात्रक क्या होता है, देखिए ऊपर क्या है, बल, नीचे क्षेत्रफल। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। और विमीय सूत्र क्या होता है, बल का विमीय सूत्र mLT-2, और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर किसका होता है, लंबाई का मात्रक। लंबाई की विमा क्या होती है, L, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर। अब देखिए 1L से 1L खत्म, 1L नीचे प्लस का, ऊपर जाएगा तो माइनस का, तो mL इनवर्स T-2 होता है। याद रखिए ये कौन सी राशि है, प्रदिश है, क्योंकि मान बदलने पर ये तुरंत दिशा बदलती है। प्रदिश राशियां वे राशियां होती है जो मान बदलने पर दिशा बदल देती है। ठीक है, तो प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं। प्रतिबल के प्रकार जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वैसे प्रतिबल 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, उसके भी कुछ पार्ट है। आयतन प्रतिबल, ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, आयतन प्रतिबल, और तीसरा है अपरूपण या अपरूपक प्रतिबल। उसी में हम भंजन प्रतिबल क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। तो बस पहला लेक्चर हम सब लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग प्रतिबल क्या होते हैं, प्रतिबल क्या होते हैं पढ़ चुके हैं, प्रतिबल के प्रकार के बारे में हम सब लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।